Hello, Namaskar and welcome to Geography. My name is Siddharth. Today we are going to talk about India's Geography. भारत के भूगोल को हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं। भारत के भूगोल में जो अगला टॉपिक आज हम लोग पढ़ेंगे वो है मृदा। भारत में मृदा का वर्गीकरण, भारत में कौन कौन सी मृदा कहाँ कहाँ पाई जाती है, कौन कौन से क्षेत्र इसमें शामिल हैं, उसका मानचित्र के माध्यम से और थ्योरेटिकल पार्ट उसका आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे मृदा का वर्गीकरण। तो सर्वप्रथम 1879 में डोकशेव ने मृदा का वर्गीकरण प्रस्तुत किया और मृदा को सामान्य और असामान्य रूप में विभाजित किया। भारत में स्थूल रूप से मतलब मोटा मोटी रूप से मृदा को 5 प्रकारों में विभाजित किया जाता है, परंतु भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR ने भारत की मिट्टी को 8 समूहों में बांटा है। वीडियो का जो क्वेश्चन है वो ये है कि ICAR का मुख्यालय कहाँ है, ICAR की स्थापना कब हुई थी और इसके क्या उद्देश्य हैं। तो भारत में पाई जाने वाली मृदा को 8 क्षेत्रों में, 8 समूहों में, 8 प्रकारों में विभाजित किया है। सबसे पहला है जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा, इसे कछार मृदा भी कहते हैं, एलुवियल सॉइल भी कहते हैं इसे इंग्लिश में। काली मृदा, रेगुर मिट्टी भी कहते हैं इसे, और ब्लैक सॉइल भी कहते हैं। लाल मृदा, रेड सॉइल, लेटराइट मृदा, मरुस्थलीय मृदा, लवणीय मृदा, पीट मृदा और वन मृदा या फॉरेस्ट सॉइल। ये कुछ इसके वर्गीकरण हैं जो भारत के संदर्भ में हम लोग मृदा के बारे में पढ़ेंगे। जल को अवशोषण करने की क्षमता सबसे अधिक कौन सी मृदा में होती है, तो वो है दोमट मृदा में, जलोढ़ मृदा में। फिर जब हम लोग बात करेंगे मृदा संरक्षण के लिए 1953 में केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड की स्थापना की गई थी। और अब इसके संबंध में एक और प्रश्न कई बार प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछा जाता है कि मरुस्थलीकरण की समस्या के अध्ययन के लिए राजस्थान में जोधपुर में कुछ अनुसंधान केंद्र बनाए गए हैं। उनके नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। भारत में मृदा का वर्गीकरण, अब हम इस चैप्टर को पढ़ने जाएंगे उससे पहले एक बार आप इस मैप को देख लीजिए, रट लीजिए, घोट लीजिए कि ये भारत का नक्शा है और ये नक्शा हम लोगों ने कलरफुल पैचेस के अंदर दिखा रखा है और हर कलर एक हर अलग प्रकार की मृदा को डिनोट करता है। सबसे पहले तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट मृदा है, हालांकि सभी मृदा इम्पॉर्टेंट है अपने अपने क्षेत्र के हिसाब से, सबसे पहले है एलुवियल सॉइल, जिसे हम लोग कहेंगे जलोढ़ मृदा। क्लियर है। अब आप देखिए जो इंडो गंगेटिक प्लेन्स हैं, ये वाला एरिया यहाँ से लेकर के ये पूरा का पूरा मृदा, ये पूरा पूरा जो क्षेत्र है ये जलोढ़ मृदा से आच्छादित क्षेत्र है। अब आप देखिए, तो क्या आप इस पूरे क्षेत्र को देख के कुछ अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जलोढ़ मृदा कहाँ पाई जाती है, क्या विशेषता होगी जलोढ़ मृदा की। आप देखिए, सबसे पहले तो इसका क्षेत्र देखिए, पंजाब, हरियाणा, फिर आगे पूरा उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, कुछ उत्तर पूर्वी राज्यों का क्षेत्र और तटीय क्षेत्र। इसमें भी पश्चिमी तटीय नहीं है, पूर्वी तटीय अधिक है। इससे हम लोग क्या अंदाज़ा लगा सकते हैं, इससे हम लोग ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारत में ऐसे क्षेत्र जहाँ पर नदीय प्रवाह अधिक है, जहाँ पर नदी के द्वारा निर्मित अवसाद और नदी द्वारा निर्मित मृदाएं पाई जाती है, ऐसे क्षेत्रों में जलोढ़ मृदा, एलुवियल सॉइल पाई जाएगी। जैसे कि गंगेटिक प्लेन्स में गंगा का मैदान पूरा का पूरा, यमुना का मैदान, इधर हम लोग देखेंगे पंजाब में बहने वाली नदियों द्वारा निर्मित जलोढ़ मैदान, राजस्थान के दक्षिणी हिस्से में यहाँ पाई जाने वाली रिवर्स, और तटीय क्षेत्रों के अंदर चाहे वो कृष्णा हो, गोदावरी हो, कावेरी हो आदि के मुहानों के समीप नदियों द्वारा एकत्रित की गई मृदा जलोढ़ मृदा कहलाएगी। तो जलोढ़ मृदा के जो क्षेत्र हैं वो आप इस मैप के द्वारा समझ सकते हैं। इसका अध्ययन आप मैप के द्वारा ही करें। एक खाली कॉपी के अंदर भारत के कच्चे मानचित्र बनाने की प्रैक्टिस करें, एक बार नहीं 10 बार रोज़ बनाएं। फिर उस मैप के अंदर इनको दर्शाने का प्रयास करें, ये आपकी स्किल्स को डेवलप करेगा ज्योग्राफी के अंदर। सेकंड हम लोग बात करेंगे ब्लैक सॉइल की, काली मृदा की। काली मृदा आप लोगों ने देखी भी होगी, नहीं देखी होगी तो अभी आपको दिखा देंगे। ये जो आपका मानचित्र है इसमें जो ग्रे कलर के जो पैचेस बने हुए हैं, ये वाली जो मृदा है ये कहलाती है ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल ब्लैक क्यों होती है
ये भी हम लोग अध्ययन करेंगे। ये यही क्यों पाई जाती है ये मैं भी आपको बता देता हूँ। ब्लैक सॉइल में कौन कौन सी विशेषताएं होती है, और इसी प्रकार से हर एक मृदा भारत में, देखो जब आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे ना, इस चैप्टर में आपको कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना है। कौन सी मृदा को और किन किन नामों से जानते हैं, हर मृदा का क्षेत्र भारत में कौन कौन से हैं, ये मृदा कौन कौन सी फसलों को उपजाने की विशेषता रखती है कि विशेष रूप से इन फसलों का उत्पादन तो इस मृदा में होता ही है। ये कुछ बातें हैं जो आपको 3-4 पॉइंट हर मृदा के बारे में बस पता होने चाहिए, ताकि कभी भी उत्तर आ जाए, चाहे ऑप्शनल आए और सब्जेक्टिव आए, आप आराम से लिख सकें। तो अब आप देखिए इसके अंदर कि भारत के नक्शे के अंदर जो डेक्कन प्लेटू है, दक्कन का जो पठार है, वहाँ से जहाँ जहाँ तक लावा का फैलाव है, ज्वालामुखी लावा का फैलाव जहाँ जहाँ तक पाया गया है, वहाँ वहाँ पर चाहे वो मालवा का पठार हो, दक्कन का पठार हो, थोड़ा वो तेलंगाना का पठार हो, या फिर इधर गुजरात का दक्षिणी हिस्सा हो, ये सभी क्षेत्र काली मृदा वाले क्षेत्र पाए जाएंगे। कुछ हिस्सा छोटा नागपुर के पठार में भी पाया जाता है। अब आप ये सोचेंगे कि यहीं क्यों पाया गया है, तो इसका सबसे बड़ा कारण है कि ज्वालामुखी उद्गार के फलस्वरूप इस मृदा का निर्माण ज्वालामुखी उद्गार के फलस्वरूप हुआ है। इसलिए जहाँ जहाँ पर भी हमें ज्वालामुखी लावा का फैलाव मिलेगा, वहाँ वहाँ पर ये मृदा मिलेगी। यहाँ पर तो हमें दक्कन वाला लावा पठार मिलता है, जबकि छोटा नागपुर के पठार की तरफ भी बेसाल्टिक ज्वालामुखी के उद्गार के प्रमाण मिलते हैं, तो वहाँ पर भी काली मृदा पाई जाती है। मृदा काली ही क्यों होती है, इसका रंग इतना डार्क क्यों होता है? बेसिकली क्योंकि वो लावा को कोरमेंटल की सीमा से प्राप्त हो रहा है, पृथ्वी में गहराई से प्राप्त हो रहा है। तो क्योंकि हमें पता है कि पृथ्वी की गहराई में लोहा अधिक है, अतः इस लावा में लोहे की मात्रा अधिक होगी। लोहे की मात्रा से इसका रंग ब्लैक हो जाता है, फेरियम की मात्रा अधिक होने के कारण। तो ब्लैक सॉइल आपको पता चल गया, ब्लैक सॉइल कहाँ कहाँ पाई जाती है। अब हम लोग बात करते हैं रेड एंड येलो, लाल और पीली मिट्टी। इसमें आप देखेंगे कि काली मृदा और जलोढ़ मृदा के बीच वाला जो क्षेत्र है, वहाँ पर लाल और पीली मृदा का क्षेत्र आपको मिलेगा। चाहे वो छत्तीसगढ़ का क्षेत्र हो, ओडिशा का क्षेत्र हो, झारखंड का क्षेत्र हो, दक्षिणी यूपी बिहार का क्षेत्र हो, या फिर दक्षिण में चलेंगे तो तमिलनाडु का क्षेत्र हो, आंध्रा तेलंगाना या कर्नाटका का दक्षिणी हिस्सा हो, ये सारे के सारे क्षेत्र इसके अंदर हमें रेड एंड येलो सॉइल के अंदर आएंगे। इसके पश्चात हम लोग अध्ययन करते हैं लेटरॉइड सॉइल की। लेटरॉइड सॉइल क्या होती है, कैसे बनती है, इसका हम लोग अध्ययन करेंगे। बट इसको पढ़ने से पहले आप देखिए कि लेटराइट सॉइल के जमाव किसी भी एक क्षेत्र में एक साथ विस्तार से नहीं है, ये अलग अलग क्षेत्रों में थोड़े थोड़े पैचेस के रूप में पाया जाता है। जैसे राजस्थान वाले एरिया में आप देखिए, आप पश्चिमी तटीय क्षेत्रों के पास देखिए, पूर्वी तट के पास आप देखिए, यहाँ पाया जाएगा। कहीं कहीं मध्य भारत में भी आपको ये मिलेगा, और पूर्वोत्तर भारत में भी आपको लेटराइट मिट्टियों के जमाव मिलते हैं। तो इसके बारे में भी हम लोग विस्तार से अध्ययन करेंगे। इसके बाद हम लोग बात करते हैं एरिड शुष्क मृदा की, मरुस्थलीय मृदा की। तो ये कहाँ पाई जाएगी? जहाँ मरुस्थल होगा, जहाँ शुष्कता होगी, जहाँ वर्षा कम होगी, जहाँ वाष्पीकरण अधिक होगा, उन्हीं क्षेत्रों के अंदर इस प्रकार की शुष्क मृदा पाई जाती है। जैसे भारत का पश्चिमी हिस्सा, या कह सकते हो कि राजस्थान का पश्चिमी हिस्सा और गुजरात का पश्चिमी हिस्सा, इस क्षेत्र में शुष्क मृदा पाई जाती है। उसके पश्चात अब अगर हम लोग देखें तो वन और पर्वतीय मृदा, ऐसे क्षेत्रों में जो पूरी तरह से पर्वतों से आच्छादित हैं अथवा वनों से आच्छादित हैं, उन क्षेत्रों में पर्वतीय मृदा या वन मृदा पाई जाती है। तो अब हम लोग पर्टिकुलर हर एक मृदा को विस्तार से पढ़ें, हर एक मृदा के बारे में विस्तार से अध्ययन करें, और हर एक मृदा की मोटी मोटी विशेषताओं को अगर हम लोग जान लें तो ये चैप्टर हमारे लिए पूरा होगा। भारत में इनका विस्तार कहाँ है, किस किस क्षेत्र में पाया जाता है, ये मैंने आपको इस मैप के माध्यम से बता दिया है। आप जितनी बार खाली मैप बना करके कॉपी में इसकी प्रैक्टिस करोगे, उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा। सबसे पहले बात करते हैं जलोढ़ मृदा की, दोमट मिट्टी की या एलुवियल सॉइल की। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल पर जलोढ़ मृदा का विस्तार है। भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 42% जलोढ़ मृदा मिलती है। अब आपको मैं बता दूं कि भारत के विषय में कहा जाता है विश्व में कि ये सबसे फर्टाइल ज़मीन है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर जलोढ़ मृदा का विस्तार बहुत अधिक है,
और भारत में जितनी भी सभ्यताओं का विस्तार हुआ है वो नदियों और नदी घाटियों के समीप हुआ है। उसका कारण है वहाँ पर जलोढ़ मृदा का पाया जाना, एग्रीकल्चर के लिए सुविधा होना, ताकि वहाँ पर मनुष्य अपना जीवन आसानी से बिता सके। तो मनुष्यों के लिए और उसके पालन पोषण के लिए जलोढ़ मृदा का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। और इनका निर्माण कैसे होता है? नदियों द्वारा अवसादों के निक्षेपण से इनका निर्माण होता है। नदियाँ जब पर्वत से उतरती है तो अपने साथ कई सारे अवसाद लेकर के आती है छोटे बड़े, और उनका निक्षेपण करती जाती है, और उससे जो मैदान निर्मित होते हैं वो जलोढ़ मिट्टी से बने हुए मैदान होते हैं। अब इसमें जो कमी पाई जा रही है वो तो है नाइट्रोजन की और फास्फोरस की। देखिए, अब मैं हर एक मिट्टी के बारे में बताऊंगा इसमें क्या कम है और क्या अधिक है। तो इसको समझने के लिए आपको सबसे अच्छा है एक छोटा सा चार्ट बना लीजिए, जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लेटराइट मृदा, लाल पीली मृदा, ये, और फिर हर के बारे में दो दो, कम क्या है ज़्यादा क्या है, कम क्या है ज़्यादा क्या है, ताकि जब भी आप इसको रिवाइज कर सकें, आप हमेशा इस पॉइंट को भूलते होंगे तो आप उसको फटाफट से पकड़ सकें। तो इसमें नाइट्रोजन की और फास्फोरस की तो कमी पाई जाती है। इसीलिए आप देखेंगे मैदानी क्षेत्रों में, चाहे पंजाब हरियाणा का मैदान हो, चाहे यूपी का मैदान हो, हर क्षेत्र में खाद का प्रयोग सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि खाद से ये वाली जो मृदा है, जलोढ़ मृदा है, ये बहुत उपजाऊ हो जाती है। जलोढ़ मिट्टी में पोटाश एवं चूना की पर्याप्त मात्रा पाई जाती है। अब भारत में कौन कौन से क्षेत्र हैं बताइए? देखिए, उत्तर का मैदान जिसे हम लोग इंडो गंगेटिक प्लेन्स कहते हैं, भारतीय गंगा का मैदान या सिंधु गंगा का मैदान कहते हैं, सिंध का मैदान, ब्रह्मपुत्र का मैदान, गोदावरी, कावेरी, कृष्णा के मैदानों में जलोढ़ मिट्टी के निक्षेप पाए जाते हैं। क्लियर बात है? ये हमने मैप में देख लिया, इसलिए इसको ज़्यादा विस्तार से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। अब फिर हम लोग देखेंगे कि इसमें कौन कौन सी फसलें होती है। बेसिकली भारत में जलोढ़ मृदा में ज़्यादातर जीवन निर्वाह फसलों का उत्पादन किया जाता है, या यूँ कह सकते हैं कि खाद्यान्न फसलों का मुख्य रूप से उत्पादन किया जाता है, जैसे कि गेहूँ, धान, आलू और आदि। कई जगह ब्लैक सॉइल के अंदर जैसे गन्ना उपजाया जाता है, वैसे ही कई जगह जलोढ़ मृदा में भी व्यावसायिक कृषि या व्यावसायिक फसलों का उत्पादन किया जाता है। जलोढ़ मिट्टी का निर्माण बलुई मिट्टी एवं चिकनी मिट्टी के मिलने से हुआ है। तो जलोढ़ मिट्टी में ही बांगर और खादर दोनों आते हैं। जैसा कि हम लोगों ने भारत में मैदानी क्षेत्र को पढ़ने के समय पढ़ा था कि बांगर क्या होता है और खादर क्या होता है। अगर ये आपको नहीं पता है तो आप प्रीवियस वीडियो देखिए, भारत का उत्तरी विशाल मैदान के विषय में जो मैंने वीडियो बनाया था, उसमें खादर और बांगर को मैंने बहुत विस्तार से समझाया है। और वो जो क्षेत्र है, खादर क्षेत्र और बांगर क्षेत्र, वो जलोढ़ मृदा का ही भाग कहलाता है। वैसे मैंने इसमें एक लाइन लिखी हुई है कि बांगर तो है पुराने जलोढ़ मिट्टी का जमाव और खादर है नया जलोढ़ मिट्टी का जमाव। विस्तार के लिए आप प्रीवियस वीडियो देख लीजिए। फिर नेक्स्ट जिस सॉइल की हम लोग बात करेंगे वो है काली मिट्टी, ब्लैक सॉइल। इसके अंदर मैंने आपको पहले तो एक कंपाइल मैप के अंदर इसको बता दिया था कहाँ कहाँ पाया जाता है। फिर भी अगर आपको इसका पर्टिकुलर कोई मैप देखना है तो आप इस मैप को देख सकते हैं। इस मैप में जो ग्रे पैचेस हैं वो सब के सब काली मिट्टी के जमाव क्षेत्र हैं। ये काली मिट्टी का जमाव यहीं क्यों पाया जाता है बता दिया मैंने आपको। काली मिट्टी काली ही क्यों होती है ये भी मैंने आपको बता दिया, और इसके क्षेत्रों के विषय में भी मैंने चर्चा कर ली थी। फिर भी मैं एक बार आपको बता दूं, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, उत्तरी एवं पश्चिमी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र का भाग, कहीं कहीं दक्षिणी राज्य, छोटा नागपुर का पठार और दक्षिणी गुजरात, ये क्षेत्र हैं काली मिट्टी के क्षेत्र। काली मिट्टी क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से भारत में दूसरा स्थान रखती है। भारत में सबसे ज़्यादा काली मिट्टी कहाँ पाई जाएगी? हम देख रहे हैं मैप में, महाराष्ट्र में। दूसरे स्थान पर गुजरात में काली मिट्टी के जमाव पाया जाता है। अब इसका निर्माण कैसे हुआ मैं आपको बता चुका हूँ पहले। ज्वालामुखी के उद्गार के कारण बेसाल्ट चट्टान के निर्माण से इसका निर्माण होता है। बेसाल्ट के टूटने से काली मिट्टी बनती है। दक्षिण भारत में काली मिट्टी को रेगुड़ या रेगड़ भी कहा जाता है। केरल में इसे शाली के नाम से जाना जाता है, और उत्तर भारत में इस काली मिट्टी को केवाल के नाम से भी जाना जाता है। ये मैंने यहाँ पे जो फ़ोटो लिया है, ये फ़ोटो इसके कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए बहुत उपयोगी है कि काली मिट्टी सूखने के बाद इस प्रकार से दरारी हो जाती है। इसमें अलग अलग तरह के ये जो पड़े हुए हैं, इस तरह की दरार पड़ जाती है सूखते समय। फिर
इसमें पानी की मात्रा, सोखने की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है, जिस कारण से इसमें धान की कृषि भी बहुत ज़्यादा होती है। काली मिट्टी में नाइट्रोजन एवं फास्फोरस की मात्रा कम पाई जाती है, लेकिन इसमें लोहा क्यों पाया जाता है बता दिया। मैग्नीशियम लोहे के साथ चूना, एल्यूमिना आदि की मात्रा अधिक होती है, क्योंकि इसमें मिनरल्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि ये वो मिट्टी है जो पृथ्वी के अंदर से आई है, जहाँ पर मिनरल्स पाए जाते हैं। ठीक है। काली मिट्टी में पोटाश की मात्रा भी पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। फिर हम देखें, काली मिट्टी में कपास उत्पादन के लिए सर्वोत्तम मिट्टी ये मानी जाती है। इसके अलावा काली मिट्टी में चावल, धान जिसे आप कहते हैं कि खेती भी अच्छी होती है, इसी के साथ साथ मसूर, चना एंड ऑल। फिर आप देखेंगे काली मिट्टी में लोहे का अंश अधिक होने का कारण इसका रंग काला होता है। ठीक है। काली मिट्टी में जल अधिक, मैंने आपको बताया था कि ये इसके कण इतने महीन होते हैं कि जब इसमें जल जाता है तो ये इतनी आसानी से सूखता नहीं है और काफ़ी दिनों तक ये जल को अपने में बनाए रखती है। इस कारण से धान की उपज इसमें अधिक की जाती है। धान की उपज एक ऐसी उपज है जिसके लिए जल की मात्रा अधिक से अधिक चाहिए होती है। धान के जो खेत होते हैं वो पानी में डूबे हुए खेत होते हैं, इसलिए काली मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है। काली मिट्टी सूखने पर बहुत अधिक कड़ी और भीगने पर बहुत चिपचिपी हो जाती है, ये इसकी विशेषता है। कथन और कारण वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। आप इन फैक्ट्स को इग्नोर मत कीजिएगा। काली मिट्टी सूखने पर तो कड़ी हो जाती है, जैसे कि इसमें दिखा रखा है, परंतु गीली होने पर यह उतनी ज़्यादा चिपचिपी हो जाती है। और भारत में लगभग 5.5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे लाल मृदा की या रेड सॉइल की। रेड सॉइल क्या है? क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत में लाल मृदा का तीसरा स्थान है। भारत में लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर पर लाल मृदा का विस्तार पाया जाता है। तो अब मैं इससे पहले कि आपको लाल मिट्टी की विशेषताएं बताऊं, लाल मिट्टी को आप काली मिट्टी से जोड़ के देख सकते हैं। जैसे कि काली मिट्टी का निर्माण बेसाल्टिक चट्टानों से हुआ है, लाल मिट्टी का निर्माण ग्रेनाइटिक चट्टानों से हुआ है। ग्रेनाइटिक चट्टानें कौन सी है? ये एक प्रकार की आग्नेय चट्टानों का उदाहरण है और भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक क्षेत्रफल पर लाल मिट्टी का विस्तार पाया जाएगा तमिलनाडु में। क्लियर है। तो लाल मिट्टी बेसिकली अगर ये आग्नेय चट्टानों से निर्मित है तो इसमें कौन सी चीज़ ऐसी है जो सबसे ज़्यादा पाई जाएगी? वो होंगे खनिज। क्लियर बात है। तो इसमें खनिज अधिकांशतः मिलते हैं, परंतु वो की वही बात है कि नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा कम पाई जाती है। नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा भारत में अधिकांशतः मिट्टियों में कम पाई जाती है। इसी कारण से भारत उर्वरकों का अधिक उपभोग करने वाला देश रहा है। लाल मिट्टी के नीचे अधिकांश खनिज मिलते हैं, ये मैंने आपको बता दिया। अब इसमें लाल रंग होने का कारण है आयरन के ऑक्साइड। देखिए कि जब भी लोहा ऑक्साइड बनाएगा तो उसमें जंग लगता है ऑक्सीजन से क्रिया करने के बाद, तो ये जो मृदा है आयरन ऑक्साइड के कारण इसका रंग लाल होने लगता है। क्लियर है। लाल मिट्टी फसल उत्पादन के लिए बहुत अच्छी नहीं मानी जाती है, परंतु ज़्यादातर इसके अंदर मोटे जो अनाज होते हैं उनका उत्पादन होता है, जैसे ज्वार, बाजरा, मूंगफली, अरहर आदि। कुछ हद तक धान की खेती भी इस मिट्टी में की जाती है। एक्चुअली भारत में धान की जो एग्रीकल्चर है, कृषि है, वो हर क्षेत्र में थोड़ी बहुत की जाती है, बिकॉज धान पेट भरने के लिए या जीवन यापन करने के लिए भारत में सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाने वाला खाद्यान्न है। कुछ हद तक यहाँ पर धान का उत्पादन हो जाता है और तमिलनाडु के बाद छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश एवं उड़ीसा में भी लाल मिट्टी प्राप्त होती है। जैसा कि मैंने एक आपको पहले मैप बताया था, दूसरा एक बार और मैं आपको ये मैप बता दूं, क्योंकि मैप बार बार देखना और रिवाइज करना इस चैप्टर के लिए नहीं, ज्योग्राफी में हर चैप्टर के लिए बहुत ज़रूरी है। काली मिट्टी मैंने बता दी थी आपको। रेड सॉइल जो अभी हमने पढ़ी है वो क्षेत्र ये वाला है, कुछ क्षेत्र ये वाला है। फिर जब हम लोग बात करते हैं जलोढ़ मृदा, तो जहाँ जहाँ पर रिवर्स प्लेन है वहाँ वहाँ जलोढ़ मृदा पाई जाएगी। क्लियर है। नाउ अब हम लोग बात करेंगे लैटेराइट मृदा की, जो छितराई हुई अलग अलग क्षेत्रों में पाई जाती है लैटेराइट मृदा की। उससे पहले पीली मृदा हम लोग देख लें। लाल पीली ज़्यादातर एक साथ मिलती है, तो भारत में सबसे अधिक पीली मृदा केरल राज्य में मिलेगी। जिस क्षेत्र में लाल मृदा होती है उसी क्षेत्र में उस मिट्टी में अधिक वर्षा हो जाए तो अधिक वर्षा के कारण लाल मिट्टी से जो रासायनिक तत्व होते हैं फेरिक ऑक्साइड वाला, वो धीरे धीरे अलग होता जाता है और उसका रंग पीला दिखाई देने लगता है। ठीक है। इसीलिए भारत में जब आप भारत के भूगोल का अध्ययन करेंगे तो सामान्यतः किताबों में लाल पीली मृदा एक साथ दिखाई जाती है। अब आते हैं लेटेराइट सॉइल की।
लेटराइट मृदा की। भारत में क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से लेटराइट मृदा का लगभग चौथा स्थान रहा है। भारत में 1.25 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर लेटराइट मृदा का विस्तार पाया जाता है। लेटराइट मिट्टी में लोहे के ऑक्साइड और एल्यूमिनियम के ऑक्साइड दोनों की मात्रा अधिक होती है, लेकिन नाइट्रोजन और फास्फोरस, पोटाश, चूना और कार्बनिक तत्वों की मात्रा इसमें कम पाई जाती है। लेटराइट मिट्टी चाय के लिए, कॉफ़ी के लिए अच्छी मानी जाती है। भारत में ये असम में, कर्नाटक में, तमिलनाडु राज्य में अधिक पाई जाती है। बेसिकली लेटराइट मृदा जो है ना, ये पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में अधिक पाई जाती है। इसका कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा है कि जहाँ पर वर्षा भी हो और उस पानी का बहाव भी हो जाए, ऐसे क्षेत्रों में लेटराइट मृदा का निर्माण होता है। यह मिट्टी पहाड़ी एवं पठारी क्षेत्रों में पाई जाती है। यह मिट्टी काजू की फसल के लिए भी अच्छी मानी जाती है। इसमें लोहे के ऑक्साइड और एल्यूमिनियम के ऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है, इसीलिए, लेकिन इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, ये मैं आपको बता चुका हूँ। इस मिट्टी का रंग भी लगभग लाल जैसा ही होता है। जब वर्षा होती है तब इस मिट्टी से चूना पत्थर बहकर अलग हो जाता है, जिस कारण यह मिट्टी सूखने पर लोहे के समान कड़ी सी हो जाती है। क्लियर है? अब इसके क्षेत्रफल जो है, ये आप जब देखेंगे तो कुछ क्षेत्र है केरल, कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में, कुछ हिस्सा आपको मिलेगा आंध्र प्रदेश के मध्य में, राजस्थान के पूर्वी भाग में, छोटा नागपुर के पठार के पूर्वी हिस्से में और पूर्वोत्तर क्षेत्र में। क्लियर है? इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पर्वतीय मिट्टी। पर्वतीय मिट्टी में जो मृदा की संस्तरें हैं या परिच्छेदिकाएं हैं, वो बहुत अच्छी डेवलप नहीं होती है, क्योंकि वहाँ पे चट्टानें बहुत ज़्यादा हैं। तो मृदा की जो मोटाई होगी या चौड़ाई होगी, वो बहुत ज़्यादा विकसित नहीं होगी। तो इसमें कंकर पत्थर की मात्रा अधिक होती है और इस मिट्टी में पोटाश, फास्फोरस एवं चूने की कमी होती है। पहाड़ी क्षेत्र में खास करके बागवानी कृषि के लिए यह मिट्टी प्रसिद्ध है और पहाड़ी क्षेत्र में ही झूम खेती की जाती है। झूम खेती होती क्या है, ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में 1 या 2 लाइन में समझा सकते हैं। अगर आप एक्टिव यूज़र हैं और डेली वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में हर एक प्रश्न का आंसर देना न भूलें। इससे आपके लगातार आंसर देने से मुझे ये लगेगा कि आप लोग इस वीडियो को बहुत ध्यान से देख रहे हैं और उत्तर समय पर दे रहे हैं। झूम खेती सबसे ज़्यादा नागालैंड में की जाती है। अब हम लोग देखते हैं शुष्क एवं मरुस्थलीय मिट्टी। राजस्थान के पश्चिमी हिस्से में और गुजरात के उत्तरी और उत्तरी पश्चिमी हिस्से में शुष्क अथवा मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है। इसमें घुलनशील जो लवण होते हैं और फास्फोरस की मात्रा बहुत अधिक होती है। ये लवणीय मिट्टी है, इसमें लवण की मात्रा बहुत अधिक पाई जाएगी। इस मिट्टी में नाइट्रोजन एवं कार्बनिक तत्वों की मात्रा कम होती है। यह मिट्टी तिलहन उत्पादन के लिए अधिक उपयुक्त मानी जाती है। जल व्यवस्था होने के बाद मरुस्थलीय मिट्टी में अच्छी खासी कृषि की जा सकती है। मतलब अगर हम लोग यहाँ पर नहरी सिंचाई के माध्यम से कुछ जल प्रोवाइड करा दें तो यह मिट्टी फसल उत्पादन के लिए बहुत उपयुक्त हो सकती है। जैसा कि हमने गंगानगर, हनुमानगढ़ क्षेत्र में इंदिरा गांधी नहर आने के बाद देखा है, वो धान के कटोरे बन चुके हैं राजस्थान के। तब हम लोग देखते हैं कि इस मिट्टी में तिलहन के अलावा मोटा अनाज, ज्वार, बाजरा, रागी आदि भी होता है। अब हम लोग देखते हैं लवणीय मिट्टी या क्षारीय मिट्टी। लवणीय मिट्टी जो है, इसको क्षारीय मिट्टी भी कहते हैं। रेह मिट्टी, ऊसर मिट्टी, कल्लर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। क्षारीय मिट्टी वैसे क्षेत्रों में पाई जाती है जहाँ पर जल निकास की सुविधा नहीं होती है। जल आ गया, जमा रह गया और जल की मात्रा निरंतर बढ़ती जा रही है। वैसे क्षेत्र की मिट्टी में सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे कि वह मिट्टी क्षारीय हो जाती है और इसका निर्माण सामान्य रूप से समुद्र तटीय क्षेत्रों के जो समीप वाले क्षेत्र हैं उसमें अधिक होती है। इसमें नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। पंजाब, हरियाणा में भी अत्यधिक सिंचाई से, अत्यधिक पानी दे देने से मिट्टी क्षारीय हो चुकी है। इसमें आप चाहें तो नारियल की कृषि अच्छी की जा सकती है, जैसा कि दक्षिण भारत में किया जाता है। उसी तरह से हम लोग इस क्षेत्र के अंदर इस प्रकार की एग्रीकल्चर को डेवलप कर सकते हैं। अब आप देखिए, अभी तक हमने जो इसमें देखा, सब प्रकार की हमने मृदा देख ली है। कौन से भारत में उसके क्षेत्र हैं वो हमने देख लिया। इसमें कौन कौन से रासायनिक तत्व पाए जाते हैं वो भी हमने इसमें चेक कर लिया। और भारत में कौन कौन से राज्य ऐसे हैं जो उस मिट्टी के क्षेत्र के अंदर आते हैं। तो भारत में मृदा वाला टॉपिक यहाँ ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।